बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज एक बहुत अहम वीडियो पीपीएससी के सिलसिले में मैं लेके आया हूं। ये बच्चों पीपीएससी की 4th वीडियो है और इसका टाइटल है हाउ टू प्रिपेयर एंड अपीयर इन पीपीएससी इंटरव्यू फॉर लेक्चरशिप। के जो लेक्चरशिप है उसके इंटरव्यू में अपीयर, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और उसमें अपीयर कैसे होना है। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमने ऑलरेडी इसके ऊपर कितना काम किया है। हम ऑलरेडी इसके ऊपर 4 वीडियोज़, आपको पता है 3 वीडियोज़ ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। ठीक है, और ये जो वीडियो है ये पार्ट डी के लाएगा। ठीक है, फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी पीपीएससी की थी वो थी प्योरली एक जनरल वीडियो जिसमें मैंने उसका इंट्रोडक्शन आपको बताया था, सारी रिक्वायरमेंट्स बताई थी, कोर्स आउटलाइंस बताई थी, पेपर पैटर्न बताया था। ठीक है, फिर उसको जर्नल एक मेथड प्रोसीजर उसको करने का वो तरीका उसको बताया था आपको, और फाइनली सारी टिप्स आपको दी थी, जर्नल टिप्स जो कि हर सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी थी। ठीक है, वो पहली हमारी वीडियो थी पार्ट ए। फिर पीपीएससी एग्ज़ाम्स का पार्ट बी जो था वो प्योरली था हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश पेपर या इंग्लिश टेस्ट। ठीक है, वो सिर्फ इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए था। फिर मैंने थर्ड वीडियो जो बनाई, थर्ड वीडियो जो थी वो थी हाउ टू प्रिपेयर फॉर, हाउ टू अटेम्प्ट अ पीपीएससी टेस्ट। वो भी एक जनरल वीडियो थी एंड इट वाज फॉर एवरीवन, ऑल द स्टूडेंट्स, चाहे वो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इस्लामियात है, मैथ है, उर्दू है, जो भी स्टूडेंट उसमें अपीयर हुआ उन सब के लिए थी। ठीक है, इसी तरह बच्चों आप उसके बाद टेस्ट पास करने के बाद वो बच्चे जो अब टेस्ट पास कर चुके हैं वो खुशकिस्मत, मुबारकबाद के मुस्तहिक वो बच्चे जो टेस्ट पास कर चुके हैं। और आपको जो पहली वीडियो में बताया था कि अमूमन इसकी रेशो होती है फॉर 1 सीट देयर आर 5 स्टूडेंट्स, तो तकरीबन इसी रेशो से अब कल जैसा इंग्लिश का भी रिज़ल्ट आया तो तकरीबन बॉयज़ की में है 140 या 130 सीटें हैं और उन्होंने तकरीबन 650 के करीब बॉयज़ पास हुए हैं। तो तकरीबन 5-1 की रेशो है, यानी मीन्स 5 बॉयज़ फॉर 1 सीट। ठीक है, सो कंपटीशन तो है, लेकिन आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो हज़ार लोगों में से पास हो गए, क्योंकि टेस्ट आपको पता है काफ़ी इंग्लिश का ख़ास तौर पे काफ़ी मुश्किल था, इंट्रिकेट का सा था, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि हम समझते हैं कि वो आउट ऑफ कोर्स थी। ठीक है, लेकिन स्टिल वॉट एवर इट वॉज बच्चों ने क्लियर कर लिया एंड इन सबको मुबारकबाद। तो आज की जो वीडियो है बच्चों उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में अपना पीपीएससी का टेस्ट क्लियर कर लिया है और अब वो इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं। अब बच्चों, जिस तरह मैंने, अगर आपको याद हो पिछली वीडियो जो मैंने लास्ट मंथ दी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि टेस्ट देना भी एक आर्ट है। बिल्कुल इसी तरह बच्चों ये इंटरव्यू देना भी इल्म के साथ साथ एक आर्ट है। टेस्ट भी इल्म और आर्ट है और इंटरव्यू भी इल्म भी है और आर्ट भी है। इल्म माशाल्लाह जो बच्चे पास हो गए हैं उनके पास बहुत है, उन्होंने बहुत पढ़ा है तब जाके वो पास हुए हैं, तो इल्म तो उनके पास बहुत है। अब ये देखना है कि कौन सी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने याद रखना है, जिनको आपने फॉलो करना है इन इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, और उससे आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। ठीक है, छोटी छोटी गलतियां जो हम कई दफ़ा करते हैं और उन गलतियों की वजह से हमारे इंटरव्यू में भी नंबर कट जाते हैं, तो ये चीज़ जो है इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। चुनांचे इस वीडियो के हर पॉइंट को बड़ी तवज्जो के साथ, और वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश के हैं उनके लिए तो इसमें 100% हर चीज़ होगी, जो इंग्लिश सब्जेक्ट के नहीं हैं उनके लिए भी 90% बातें वही होंगी। तो ये मत समझें कि ये सिर्फ इंग्लिश वालों के लिए, चूँकि मैं इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ तो इंग्लिश वालों के लिए मैंने वीडियो बनाई है, नहीं, ये वीडियो मैंने सब के लिए बनाई। तो ये सब स्टूडेंट्स जो हैं इसका फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं। ठीक है, सो इसका एक एक पॉइंट आपने समझना है, एक एक को ध्यान से आपने सुनना है, एक एक बात को तवज्जो से सुनना है। फिर इनको, और इंटरव्यू से पहले जो अपनी तैयारी आप कर रहे हैं वो भी बताऊंगा कैसे करनी है और कितनी करनी है। उस तैयारी के दौरान
इंटरव्यू से पहले पहले कम से कम इस वीडियो को बच्चों 2 दफ़ा ज़रूर देखें, आगे अपने दोस्तों को दें, जो पास हो गए हैं उनको पहुंचाएं, अपने ग्रुप्स में शेयर करें। और ये हमारा जो नॉलेज है, मेरा जो इल्म है, ठीक है, मैंने बच्चों फर्स्ट टाइम जब मैंने लेक्चरशिप का एग्ज़ाम दिया था पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो मेरी पूरे पंजाब में 2nd पोजीशन आई थी। और जब मैंने 18 ग्रेड के लिए डायरेक्ट प्रमोशन के लिए पूरे पंजाब में पीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी। तो अल्लाह ताला ने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी, प्लस मुझे 2012-13 में मौका मिला टू बी अ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि मेरे जो ससुर थे जनरल सबाहत, उस वक्त वो चेयरमैन थे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आके वहाँ इंटरव्यूज़ लूँ। तो मुझे उसका जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, उसकी बेस पर भी मैं चाहूँगा कि वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपने बहुत ध्यान रखना होता है, ठीक है, और क्या चीज़ें, कई ऐसी गलत फहमियाँ जो बच्चों के ज़हन में होती हैं, वो सारी आपकी दूर करनी है, ठीक है। सो बच्चों, ये तो एक छोटा सा मैंने आपको एक आइडिया दिया कि ये वीडियो जो है वो किस चीज़ की होने लगी है, और बहुत 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 अहम वीडियो होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो पास कर गए हैं, ठीक है। वो अपनी तैयारी रखें, सब कुछ करें, लेकिन इस तरह के जो एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं इनकी वीडियोस को ज़रूर देखा करें, ठीक है, क्योंकि हमने ये बनाई सिर्फ आपके लिए है, आपके फ़ायदे के लिए बनाई, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा तारुफ देखते हैं कि बेसिकली इम्पॉर्टेंस क्या है इस इंटरव्यू की। तो बच्चों, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंस ये है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द करियर ऑफ ए स्टूडेंट। कोई भी स्टूडेंट है उसके करियर में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि आफ्टर सच ए हार्ड वर्क इन योर करियर, 16 साल या 18 साल की तालीम जब आपने हासिल कर ली, यू हैव अचीव्ड हायर डिग्री, एंड देन व्हेन यू हैव फाइनली, एक बहुत बड़े मरहले से आप गुजर गए, आपने एक टेस्ट क्लियर कर दिया, तो उसके बाद दिस इज़ द रोड टू सक्सेस। दिस इज़ बेसिकली योर फाइनल असेसमेंट, आप कह लें, दिस इज़ फाइनली योर डेस्टिनेशन जिसकी तरफ आपने पहुंचना है। और चूंकि जब बंदे को पता चल जाता है कि यार मैंने करियर भी मेरा ठीक हो गया, मैंने टेस्ट भी पास कर लिया, मेरी तैयारी भी ठीक है, इतना कुछ मैंने पढ़ा है, और अब फाइनल रह गया मेरा इंटरव्यू, और इंटरव्यू में मेरी रेशो है 5:1 की, और वो भी हर सब्जेक्ट की 5:1 की नहीं है, ये इंग्लिश वालों की 5:1 की। कई सब्जेक्ट में देखा है जितनी सीट्स हैं उससे शायद डबल ही स्टूडेंट पास हुए हैं, तो उनके लिए तो 2:1 हो गई। तो फिर भी आपको इस रेशो का पता होना चाहिए, ठीक है। सो इस रेशो को ज़हन में रखते हुए कि हर 5वें बच्चे में से एक आपने होना है, तो आप पहले से अपने ज़हन में एक एतमाद रखें कि हम उनमें से इंशाल्लाह एक होंगे। इन टिप्स को, इन बातों को आप अगर ज़हन में रखोगे तो आपके लिए ये चीज़ें आसान हो सकती हैं। अब ये नहीं मैं कह सकता कि ये अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आप 100% पास हो जाएंगे, नहीं, पास तो आपने अपनी एबिलिटी से होना है, लेकिन ये आपको फ़ायदा ज़रूर देगी। तो स्टूडेंट के लिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये उसकी फाइनल असेसमेंट है टू बी सिलेक्टेड एज अ लेक्चरर इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वेदर इट्स इंग्लिश और उर्दू और इट्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनी सब्जेक्ट। सो ये इसकी फाइनल असेसमेंट है। और जब कोई चीज़ फाइनल स्टेज पे होती है ना, तो नर्वसनेस भी ज़्यादा हो जाती। सो उस नर्वसनेस को ओवरकम कैसे करना है बच्चों, वो भी मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। बड़ी डिटेल्ड वीडियो होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, छोटी छोटी बातें होंगी, लेकिन उनको आपने गौर करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये हमने पहली वीडियो में ही डिस्कस किए थे कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होती है कि 50% आपके 50 मार्क्स जो होते हैं आपके करियर मार्क्स होते हैं, जिसमें 40 आपके मैट्रिक, इंटर, बीए या बीएससी और एमए या एमएससी के मार्क्स होते हैं। 10 मार्क्स जो होते हैं वो अगर आपने एमफिल, पीएचडी या और कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, डिसेबल्ड और दूसरे तीसरे स्पेशल चिल्ड्रन जो है उनके लिए, वो हाफ़िज़ कुरान या इस तरह की चीज़ें जो आपने वेबसाइट पे देखा कि उनके लिए रखी गई हैं, ठीक है। उसके बाद टेस्ट के मार्क्स आपने देखा 100 थे, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 100 मार्क्स होंगे, लेकिन वो डिवाइड होके 2 में डिवाइड होके वो 50 में से काउंट होंगे। मतलब अगर आप सिलेक्ट हो गए और आपने फ़र्ज़ करें 60 नंबर लिए थे, तो आपके वो गिने 30 जाएंगे। फ़र्ज़ करें 30 नंबर आपके कैरियर के हैं और 30 नंबर ये, तो समझो 60 नंबर हो गए। और इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं बच्चों, ये हैं 100, ठीक। सो 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, तो इससे आपको इसकी जितनी बड़ी बिग फिश बिग चैलेंज। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि जितने ज़्यादा इसके नंबर हैं उतनी ज़्यादा इसकी अहमियत भी। उस अहमियत को आपने अपने जहन में रखना है, ठीक। सो टोटल मार्क्स हो गए 200।
अब आ जाते हैं आगे कि इंटरव्यू का जो पैनल बनता है वो कैसे बनता है, कौन लोग होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले होता है मेंबर होता है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, इसको हम चेयरमैन भी कहते हैं। वो जो पैनल बनता है उसका चेयरमैन भी होता है, वो ये मेंबर होता है, ठीक है। और ये एक ही शख्स होता है, वन पर्सन, ठीक है। और ही इज़ द पर्सन हु जनरली आस्क्स यू अबाउट योर इंट्रोडक्शन, ही जनरली आस्क्स यू अबाउट योर एरिया, ही आस्क्स यू अबाउट योर क्वालिफिकेशन, and he can even ask you some general questions about the country, about the current affairs or anything whatsoever। लेकिन वो इस तरह की चीज़ें आपसे पूछ सकता है। उसका एक वो सिर्फ जब आप आके बैठते हैं तो आपका जो पहला तारुफ होता है वो इसी मेंबर के साथ होता है, जिसको हम कहते हैं कि ही इज़ द चेयरमैन और ही इज़ द मेंबर ऑफ द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक। उसके बाद बच्चों सेकंड होता है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अमूमन दो लोग होते हैं। असल इंटरव्यू जो है वो आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लेंगे और हर फील्ड का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अलग होगा, ठीक है। मतलब फिजिक्स के लिए फिजिक्स के होंगे, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री के होंगे, इंग्लिश के लिए इंग्लिश के दो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट प्रोफेसर्स होंगे। वो इन सर्विस प्रोफेसर्स भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा मैं गया था 2013 में, तो मैं इन सर्विस था, अभी भी इन सर्विस हूँ। तो इस तरह इन सर्विस भी हो सकते हैं, रिटायर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। ये कोई भी एक्सपीरियंस्ड, दे वांट पीपल हु आर एक्सपीरियंस्ड, और वही लोग हैं असल जो आपका इंटरव्यू जो है वो लेते हैं, बाकी ऑब्जर्व करते हैं, ठीक। उसके बाद तीसरे नंबर पे एक होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट का बंदा, इसको हम कहते हैं डीआर, यानी डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव। ही इज़ ए डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है, ये भी एक ही शख्स होता है। ही इज़ द बिकॉज ही बिलोंग्स टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि ये लेक्चरशिप का एग्जाम है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का होता है, तो उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी से रिलेटेड होते हैं। वो टीचिंग मेथडोलॉजी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेगा, रोल ऑफ टीचर के ऊपर पूछेगा, क्लासरूम एनवायरनमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, इन चीज़ों के बारे में आपको क्वेश्चन पूछेगा। यानी मीन्स उसकी जो फील्ड होती, और कई दफ़ा वो भी एक टीचर ही होता है, कोई प्रोफेसर हो सकता है, कोई एसएसटी टीचर हो सकता है, लेकिन वो चूँकि वो एक ख़ास शोबे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक ख़ास डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसलिए उसके क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े नई हट के होते हैं। ही वॉन्ट्स टू सी द एबिलिटी ऑफ ए टीचर, ऑल द क्वालिटीज़ दैट यू रिक्वायर टू हैव एज ए टीचर, वो क्वालिटीज़ आपकी होनी चाहिए। उसके बाद ये तो लाजमी होते हैं 4 मेंबर। सो 4, कभी कभी 5वां मेंबर होता है एक साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो ज़्यादातर ऑब्जर्वर होता है, लेकिन कभी कभी वो भी क्वेश्चन कर लेता है। अगर उसके क्वेश्चन जो होते हैं, उसके ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में होगा, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड बिहेवियर के बारे में होगा, लाइफ के बारे में होगा कि आप चैलेंजेस को क्या समझते हैं, ठीक है। ये और सो ये बच्चों कितने मेंबर्स बने, एक चेयरमैन जो मेंबर है पब्लिक सर्विस कमीशन का, 2 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लाजमी होने हैं, एक जो है वो एक डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव। अब फ़र्ज़ करो अगर ये पोस्ट जो है वो तहसीलदार की हो तो फिर डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव उस डिपार्टमेंट का होगा, अगर ये पुलिस की होगी तो उस डिपार्टमेंट का होगा, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट तो तभी इंग्लिश का ही होगा, ठीक है, या फिजिक्स का होगा या केमिस्ट्री का होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि ये वीडियो सब के लिए, तो सब लोगों के लिए, इसका मतलब है कि इंग्लिश वालों के लिए तो 100% है ना, 90% बातें दूसरों के लिए भी हैं, ठीक। और उसके बाद अब ये जो प्रेपरेशन रिक्वायरमेंट्स है, नेक्स्ट चीज़ ये है कि प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट्स क्या, व्हाट डू दे वांट टू सी इन यू, वो आप में क्या देखना चाहते हैं, कौन सी ऐसी एबिलिटी है आपकी जिसको वो चेक करना चाहते हैं, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको फिर कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है बच्चों, वो देखना चाहते हैं द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द कैंडिडेट। यानी इसका मतलब है ये इंटरव्यू क्यों लिया जा रहा है, ये इसलिए लिया जा रहा है, इसलिए सिर्फ नहीं लिया जा रहा कि आपका नॉलेज देखा जाए, नॉलेज के लिए तो टेस्ट हो गया है, और टेस्ट में तो 100 MCQs आए हैं, इधर को 100 क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाने। इसका मतलब है कि वो तो बड़ा आपका कंप्रीहेंसिव काम हो गया, इतना पढ़ा है आपने, इतनी किताबें पढ़ी हैं, इतना कुछ आपने पढ़ा है, तब जाके आपने वो टेस्ट दिया है, तो नॉलेज वाइज दे आर सेटिस्फाइड कि ये पास होके आ गया। तो ये अब उन्होंने देखना है कि वेदर ही इज़ फिट फॉर दिस जॉब और नॉट, क्या इसकी पर्सनैलिटी। सो ये एक किस्म की आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट है। दे बेसिकली ट्राई टू असेस योर पर्सनैलिटी, कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो कैसी है एज फार एज दिस जॉब इज़ कंसर्न। डू यू फिट टू, डू यू लुक लाइक ए टीचर, ठीक है ना। और मैं जो अक्सर कहता होता हूँ, मैंने याद है पीछे वीडियो बनाई थी एक, हूज एन आइडियल टीचर, मैंने कहा था यू कांट मेक ए टीचर, टीचर्स आर बोर्न,
लेकिन नेचुरली यू कांट से दैट एवरी स्टूडेंट हु इज गोइंग टू अपीयर इन दिस इंटरव्यू इज अ बॉर्न टीचर, ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे ज़रूर होंगे हु आर बॉर्न टीचर्स, तो वो पता चल जाता है, इंटरव्यू लेने वालों को पता चल जाता है कि ये बच्चा कितने पानी में है, कितनी एबिलिटी है इसकी, ठीक। फिर वो नंबर 2 ये देखना चाहते हैं द क्वालिटीज़ ऑफ अ टीचर। नेचुरली यू हैव कम फॉर द जॉब ऑफ लेक्चरशिप, मीन्स यू हैव कम फॉर अ टीचर, तो देखते हैं वो उसका जो बिहेवियर है, उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो एप्टीट्यूड है, क्या ये सारी चीज़ें एक टीचर वाली हैं या नहीं है, तो वो ये चीज़ आपकी देखना चाहते हैं, ठीक है। फिर नो डाउट वो ये देखना चाहते हैं नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, कि आपको अपने सब्जेक्ट पे अबूर हासिल है या नहीं है, और वो कैसे आपने प्रिपेयर करना है आगे मैं बताता हूँ। उसके बाद दे वांट टू सी द नॉलेज अबाउट टीचिंग मेथडोलॉजी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, जो कि अक्सर हमारे स्टूडेंट्स बड़े बड़े लायक होते हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री में बड़े काबिल होंगे, मैथमेटिक्स बहुत आता होगा, इंग्लिश भी बहुत आती होगी, लेकिन टीचिंग मेथडोलॉजी के बारे में नहीं आता होगा। उसकी वजह ये है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं मास्टर्स करके, एमएससी करके, एमएससी जॉब भी कर रहे होते हैं, एमफिल भी कर लेते हैं, लेकिन टीचिंग मेथडोलॉजी ज़्यादा उनको पता नहीं चलता, उसके बारे में ज़्यादा उन्हें अवेयरनेस नहीं होती। और फिर फाइनली वो आपकी देखना चाहते हैं जनरल नॉलेज भी देखना चाहते हैं, कि जनरल नॉलेज कुछ इनको करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, बर्निंग इश्यूज ऑफ द वर्ल्ड, बर्निंग इश्यूज ऑफ द कंट्री, रीसेंट, और उनके बारे में आपसे सजेशंस लेना चाहते हैं। सो बेसिकली इंटरव्यू लेने के पीछे जो पर्पस है, द पर्पस ऑफ टेकिंग दिस, कि वो ये चीज़ें हैं कि, और यही रिक्वायरमेंट्स आपके जहन में होने चाहिए बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। आपने इन तमाम चीज़ों को फोकस करना है कि मैं ये नहीं मैं बैठ के बस अपने सब्जेक्ट को रट्टा लगाता रहूँ और कई मेन चीज़ें स्किप कर जाऊँ, ठीक। उसके बाद आ गया कोर्स टू बी प्रिपेयर्ड। अब बच्चों ये जो चीज़ है ये ज़्यादातर उन स्टूडेंट्स के लिए होगी जो इंग्लिश के होंगे, लेकिन इसमें उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत चीज़ें होंगी जो स्टूडेंट इंग्लिश के नहीं हैं, मतलब फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, उनके लिए भी है। तो वो क्या चीज़ें हैं कोर्स की जो आपने कोर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू, जो आपने कोर्स, तो बच्चों वही है जो आपने पढ़ ली है, जो आपने टेस्ट देने के लिए चीज़ें प्रिपेयर की थी बच्चों, वो काफ़ी हैं, बहुत पढ़ लिया आपने, इतना पढ़ के आपने हर टेस्ट दिया है, तो वो टेस्ट जो है बिला मकसद तो नहीं था ना, इतनी तैयारी की है, उससे तो कम ही तैयारी यहाँ करनी पड़ेगी। यहाँ ज़रा सिस्टमेटिकली, टेक्निकली, मैंने पहले कहा एक आर्ट है, और उस आर्ट को यूटिलाइज़ करने के लिए ये नहीं कि आप फिर दोबारा वो किताबें रट्टे लगा रहे हैं, वो ऐसा नहीं करना। कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो आपने करनी है। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रिपेयर करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट की वो चीज़ें क्या, इनको नोट करना है, लिखें, बार बार वीडियो में देखें, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है नॉलेज अबाउट हिज कोर्स इन जनरल। अब चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, कोई भी है, नॉलेज अपने कोर्स का इन जनरल, एक जनरल व्यू आपका कोर्स के बारे में होना चाहिए। मसलन इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश में फ़र्ज़ करें 5-6 पेपर्स होते हैं या 10 पेपर्स होते हैं, तो उनमें कुछ कॉमन पेपर्स भी होते हैं, नावल, पोइट्री, ड्रामा कॉमन होते हैं, तो कुछ पेपर्स हैं मसलन क्रिटिसिज्म हो गया, प्रोज हो गया। हर पेपर के बारे में एक थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। उन्होंने आपसे बिल्कुल नहीं पूछना, इतना टाइम ही नहीं होना, ठीक है। इंटरव्यू याद रखो बच्चों, ये चीज़ अपने दिमाग के कोने में बिठा ले। इंटरव्यू, ये जुमला मेरा इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख लें, वो नहीं लेते, इंटरव्यू आप देते हैं। जो आपने बोलना है उसमें से इंटरव्यू होना है। आप अच्छा बोलेंगे तो अच्छी चीज़ें निकलेंगी, बुरा बोलेंगे तो बुरी चीज़ें निकलेंगी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इफ़ यू स्टार्ट टेलिंग देम अबाउट डिफिकल्ट थिंग्स, दे विल स्टार्ट आस्किंग यू डिफिकल्ट थिंग्स। इफ़ यू स्टार्ट टेलिंग देम द ईजी थिंग्स, दे विल स्टार्ट आस्किंग यू ईजी थिंग। ये कहते हैं, जिसको कहते हैं बात में से बात निकलती है। इंटरव्यू बिल्कुल ऐसे ही होता है, बात में से, और बड़े अच्छे माहौल में होता है। मैंने पूरा 1 साल इसमें एक सेशन किया था, इसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी थे, एजुकेटर्स के भी थे, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ थे जो फील्ड के लिए थे। तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ था कि ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं लगता। इंटरव्यू देने वाले के लिए शायद ये बड़ा पैनिक वाली चीज़ हो, लेकिन जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो तो बड़े रिलैक्स होते हैं, क्योंकि नेचुरली नथिंग इज़ एट स्टेक। मैं आपकी इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मेरा एट स्टेक क्या है? एट स्टेक तो उसका बेचारे का जो सामने बैठा हुआ है मेरे, ठीक है। उसके बाद नॉलेज, ये प्योरली अब इंग्लिश वालों के लिए नॉलेज अबाउट डिफरेंट एजेस। अब ये बाकी जो सब्जेक्ट्स के बच्चे हैं उनको अपने टीचर से पूछना चाहिए। ये गाइडलाइन आपको दे रहा हूँ कि अपने टीचर से पूछें कि अब मैंने इतना कुछ तो प्रिपेयर किया था, मतलब मैंने फिज़िक्स के लिए इतना कुछ प्रिपेयर किया, बायो के लिए, इस्लामियात के लिए, उर्दू के लिए, लेकिन अब मुझे इंटरव्यू के लिए कौन कौन सी ख़ास चीज़ें करनी चाहिए,
ठीक है। लेकिन मैं इंग्लिश वालों को, चूँकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, इंग्लिश वालों को बता रहा हूँ कि नॉलेज अबाउट डिफरेंट एजेस इन पर्टिकुलर, यानी जितनी भी एजेस हैं उनको बारे में नॉलेज, जनरल नॉलेज एक है बहुत प्रिसाइज, वो कर लिया हुआ आपने। अब जो आपने कर लिया उसको दोबारा आपने पढ़ना है, गो थ्रू करना है हल्का हल्का, उसमें इंपॉर्टेंट कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कुछ अगर नोट कर लें, राइटर्स हैं नोट कर लें, ठीक है। सो रीड अबाउट देयर डेट्स एंड अबाउट देयर इवेंट्स, ठीक। उसके बाद आ गया नॉलेज अबाउट वन पर्टिकुलर एज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह आप देखो ना, जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के बच्चे होंगे उनको उनका टीचर बताएगा कि वो वन पर्टिकुलर टॉपिक हो सकता है, जैसा यहाँ एज है वहाँ एक टॉपिक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ वन पेपर हो सकता है इंपॉर्टेंट के जो इनको तैयार करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश में बच्चों एक एज ऐसी है जो आपको ज़रूर तैयार करनी चाहिए, और कोशिश करें बच्चों वो एज तैयार करें जिसमें कम काम हुआ हो, क्योंकि आपका मकसद क्या है? आपका मकसद आम खाना है, पेड़ गिनना नहीं है। इसलिए आपने ये नहीं देखना कि मैं को बड़ी फील्ड बताऊं। आप फर्ज करें एलिज़ाबेथन एज के बारे में कह देते हैं तो एलिज़ाबेथन एज इज़ द मोस्ट वर्सटाइल एज, आप फंस जाएंगे। टॉक अबाउट समथिंग विच हैज़ हैपन वेरी लिटल। अब तो रोमांटिक एज छोटी सी है लेकिन काम बहुत हुआ है, इसलिए आमतौर पे लोग बड़ा रोमांटिक एज का जिक्र करते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा, अगर आपने कहना तो आप कहें चौसर एज, कि जेफरी चौसर की एज जो है वो एज है जो कि लिमिटेड है, उसमें लिमिटेड काम हुए हैं, उसको याद करना इजी होगा, राइटर्स को याद करना इजी होगा, वर्क्स को याद करना इजी। एक एज आपने तैयार करनी है और उस एज की हर एस्पेक्ट जो है, उसके राइटर्स, उसके जो है इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उसके इंपॉर्टेंट डेट्स, ये चीज़ें आपने बच्चों याद करनी है, ये लाजमी बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद ये तो आ गया वन एज, एनी वन एज, वो तो आपने थॉरली प्रिपेयर करनी, बाकी गो थ्रू करनी है, इसको थॉरली प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये उन्होंने पूछना ही पूछना है और वहाँ फिर आपने जवाब देना है। या वो आपसे एज पूछेंगे इंटरव्यू में कि आपको एज बताएं, या आपसे कोई राइटर पूछेंगे। तो अगला पॉइंट आ गया कि नॉलेज अबाउट वन पर्टिकुलर फेवरेट राइटर, कोई अपना एक राइटर बच्चों ऐसा ले लें, ठीक है। अब फिर मैं इंग्लिश वालों के लिए अगर गाइडलाइन दूं तो मैं कहूँगा कि सबसे अच्छा राइटर जो होता है ना बच्चों, वो नॉवलिस्ट होता है। क्योंकि एक राइटर में से जेन ऑस्टन को आप ले लें तो जेन ऑस्टन ने फ़र्ज़ करो 6-7 नावल अगर फ़र्ज़ करो लिखे हैं तो उतना ही काम है ना उसका, और उसको समझना और उसको प्रिपेयर करना। उसकी बजाय अगर आप फ़र्ज़ करें विलियम वर्ड्सवर्थ को ले लेते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ ने तो इतना काम किया है, उसने पोइट्री पे इतना काम किया है, क्रिटिसिज्म पे इतना काम किया है। शेक्सपियर को ले लें तो उसने ड्रामे में इतना काम किया है और उसने पोइट्री में इतना काम किया है। सो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, सो बी वेरी टेक्निकल, कि थोड़ा करें, सुथरा करें, नंबर ज़्यादा लें। सो मेरा मशवरा आपको बच्चों यही होगा कि आप एक राइटर उसको मुकम्मल तौर पर तैयार करें, उसके सारे एस्पेक्ट्स, उसके कॉन्सेप्ट्स, उसकी फ़िलॉसफी, उसके वर्क्स के नाम, वर्क्स के अंदर जो थीम्स हैं वो, फिर उसके अलावा उनके अंदर अगर नॉवेल्स हैं तो उनके अंदर करैक्टर्स हैं, ठीक है। ये सारा कुछ आपने तैयार करना है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये दो चीज़ें, एक बच्चों एज, इसको आपने बड़ा ज़बरदस्त तैयार करना है, एक रजिस्टर ले लें, उसके ऊपर जो है वो उस एज के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना लें, क्योंकि पहले तो आपने सारी एजेस पढ़ी है ना, अब आपने सिर्फ उस एक एज को पूरी तरह थॉरली रखना है। और एक राइटर को ले लें, उसकी टोटल नॉलेज जितना भी है ले लें। हाँ, अगर उस राइटर के साथ कोई कनेक्टेड है, मतलब टेड ह्यूज है तो उसके साथ सिल्विया प्लाथ कनेक्टेड है, तो अगर उस राइटर के साथ कोई और लिटरेरी राइटर कनेक्टेड है तो वो थोड़ा सा कभी पैरेलल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो आपको आना चाहिए। सो वन पर्टिकुलर एज एंड वन पर्टिकुलर राइटर, ये आपने बहुत अच्छा तैयार करना है। और फॉर द इंग्लिश स्टूडेंट्स मैं यही कहूँगा कि आप किसी नॉवलिस्ट को चुनें या किसी प्रोज राइटर को चुनें। डोंट रन आफ्टर पोइट्स और डोंट रन आफ्टर ड्रामेटिस्ट, क्योंकि ये बहुत लंबा काम हो जाता है। नॉवलिस्ट कंपैरेटिवली ईजी हैं और उनकी स्टोरीज़ होती हैं, राइटर्स होते हैं, उनकी फ़िलासफ़ीज़ होती हैं, उनके वर्क्स में डेट्स याद रखनी है आपने कौन सा। और जेन ऑस्टन, मैंने क्यों कहा कि जेन ऑस्टन की तो थीम्स भी तकरीबन मिलती जुलती होती हैं, सो दैट वुड बी वेरी ईजी फॉर यू, ठीक है। और इंटरव्यू में नेचुरली जब आप पूछेंगे, नाम लेंगे, तो फिर उसी के सवाल पूछने हैं ना उन्होंने, लेकिन उससे रिलेटेड फिर ये नहीं कि आप जेन ऑस्टन कर रहे हैं तो जेन ऑस्टन में भी फिर कमी आ गई, ये नहीं बच्चों होना चाहिए। उसमें फिर आपने वेरी यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपने उसको तैयार करना है, ठीक। उसके बाद आ गया
नॉलेज अबाउट लिटरेरी मूवमेंट्स, देखो जैसा रोमांटिक मूवमेंट इज ए लिटरेरी मूवमेंट, एग्जिस्टेंशनलिज्म है और मूवमेंट्स जितनी भी हैं, लिटरेरी मूवमेंट्स का आपको पता होना चाहिए। लिटरेरी मूवमेंट्स की डेट्स क्या थी, इराज कौन से थे, राइटर्स कौन से लोग थे जो इससे व्यवस्था थे, ये मूवमेंट्स कौन लेके चल रहे थे, किन एजेस में आई, ये पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। लिटरेरी मूवमेंट्स, लिटरेरी मूवमेंट्स के बाद फिर आ गया लिटरेरी थियरीज। लिटरेरी थियरीज जो हैं कि जो मुख्तलिफ थियरीज हैं, थियरी ऑफ पोइट्री है, थियरी इम्पर्सनल थियरी है, टी.एस. एलियट की इम्पर्सनल थियरी है, या कोई और थियरी है, एरिस्टोटल की थियरी ऑफ इमिटेशन है, प्लेटो की, ये सारी लिटरेरी थियरीज हैं। आपने लिटरेरी थियरीज विजा वी देयर राइटर्स, हु द राइटर्स आर, टू विच एज दे बिलोंग, व्हाट डू दे से, सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, क्या कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें बच्चों बड़ी मैटर करती हैं कि आप ये क्या। मुझे याद है मैं जब एज ए टीचर इंटरव्यू देने गया था 18 ग्रेड के लिए, तो उन्होंने मुझे यही क्वेश्चन पूछा था कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो मैं अक्सर देख रहा था कि उस दिन जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे थे, तो वो सारे जो हैं वो जाके तो पूछ रहे थे ये कि मतलब बता रहे थे जी कि जॉन कीट्स या रोमांटिक पोइट्स ये वो, तो मेरे भी वही तैयार थे, नेचुरली सारी तैयार वो करते हैं, मैं भी करता हूँ, मेरा भी फेवरेट था जॉन कीट्स, मेरा सदा सारी ज़िंदगी का फेवरेट पोइट है। तो मैंने जब इंटरव्यू के लिए मुझे भी उन्होंने ये जब सवाल पूछा, तो मैंने कह दिया कि जॉन कीट्स एज ए पोइट एंड विलियम वर्ड्सवर्थ एज ए क्रिटिक। अब जब मैंने कह दिया ना विलियम वर्ड्सवर्थ एज ए क्रिटिक, वो अब ज़रा डिफरेंट चीज़ आ गई। उन्होंने कीट्स को छोड़ दिया, उन्होंने वर्ड्सवर्थ पे मुझे ले चले। उन्होंने वर्ड्सवर्थ की जो थियरी थी, लिटरेरी थियरीज के ऊपर बातें करनी शुरू कर दी, उसकी जो प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स थी उसके ऊपर डिस्कशन हो गई, उससे फिर कॉलरेज के साथ डिस्कशन हो गई। तो बच्चों ये चीज़ें जो मैं आपको कहता हूँ ना, इंटरव्यू हम देते हैं वो लेते नहीं हैं। मैंने बात की, उसने बात में से बात निकाल ली, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सो लिटरेरी मूवमेंट्स, ठीक है, उसके बाद उनकी डेट्स, उनके कॉन्सेप्ट, लिटरेरी थियरीज, ये चीज़ें आपकी तैयार होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इज़ के लिटरेरी टर्म्स जो हैं ये भी आपकी तैयार होनी चाहिए। इनमें खासतौर पे जो पास्ट पेपर्स में आती हैं जो बहुत सिग्निफिकेंट, वहाँ बुक में अगर 300-400 लिटरेरी टर्म्स हैं तो सारी तो आप नहीं तैयार कर सकते ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट वाली हैं उनको तैयार करें, लिख के उनके अलग नोट्स बना लें। पहले अगर बनाए थे टेस्ट के लिए तैयार थे तो बस वही रखें, और उनको कम से कम 40-50 बड़ी सिलेक्टिव किस्म की लिटरेरी टर्म्स निकालने के जो आप समझते हैं। हाँ, उनमें ख़ास तौर पे, अब ये बड़ा पॉइंट ध्यान से समझना है, वो टर्म्स वो लिटरेरी टर्म्स जो आपने अपने मतलब नॉवल से रिलेटेड है, मतलब आपने नॉवल को अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट शो करना है, तो नॉवल से रिलेटेड जो टर्म्स है 10 है, 20 है, 30 है, वो तो बेहतरीन आपकी तैयार होनी चाहिए। फर्ज करो आपने पोइट्री लिया तो पोइट्री से रिलेटेड टर्म्स है, ड्रामा लिया तो ड्रामा, ये नहीं कि हैप्पैज़र्डली आप तैयार करें, क्योंकि नेचुरली लिटरेरी टर्म भी वो अगर नॉवल की बात हो रही होगी तो लिटरेरी टर्म भी उसी में से आएगी, ड्रामा की बात होगी तो ड्रामे में से ही आएगी, ठीक। सो ये चीज़ें आपने तैयार करनी है। उसके बाद ये तो थे बच्चों लिटरेचर की चीज़ें। उसके बाद आ जाते हैं लैंग्वेज से रिलेटेड वो क्या चीज़ें हो सकती है। तो बच्चों वो आपका नॉलेज देखेंगे लैंग्वेज का, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच देख सकते हैं, टेंसेस देख सकते हैं, जनरल ग्रामर देख सकते हैं, और उसमें अक्सर ये होता है, मेरे साथ हुआ था और अक्सर होता भी है, मैं खुद भी जब इंटरव्यू लेता रहा हूँ करता रहा हूँ कि दे गिव यू अ रॉन्ग सेंटेंस एंड दे आस्क यू कि बताएं इसमें गलती क्या है। तो आपको सिर्फ ये नहीं बताना होता कि इसमें गलती क्या है। अगर आप फर्ज करें कहते थे सर इसमें ये गलत है, तो वो पूछेंगे क्यों, सो यू हैव टू आंसर इट। सो कॉमन एरर्स आपके बहुत अच्छे तैयार होने चाहिए। सो कॉमन एरर्स तैयार करके जाएं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे तैयार करके जाएं, ये चीज़ें, लैंग्वेज वाला जो पार्ट है, क्योंकि यू आर स्टूडेंट्स ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसी तरह ये बच्चों जो चीज़ें हैं, ये फिज़िक्स वाले बच्चे के लिए ये बातें तो नहीं है ना, वो अपने टीचर से पूछें। सो मेरी रिक्वेस्ट है उन बच्चों से कि वो अपने टीचर से पूछें कि उनको इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, उनको क्या चीज़ें तैयार करनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, जो मैंने पहले कहा, स्पेशली द बर्निंग इश्यूज ऑफ द कंट्री। आज के रिसेंट जो इश्यूज हैं हमारे, महंगाई हो गया, बेरोज़गारी हो गया और इन्फ्लेशन हो गया, ये तमाम चीज़ें जो चैलेंजेस हैं, इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं, जो कुछ दुनिया में आजकल हो रहा है, कोविड-19 हो गया, ये इश्यूज जो हैं इनके ऊपर हाउ यू कैन गिव योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि दिस इज़ नॉट ए टेस्ट, ये इंटरव्यू है, इसमें आपने बात करनी है, कॉन्फिडेंस उन्होंने आपका चेक करना है, हाउ मच नॉलेज डू यू हैव, ये चीज़ें आपने तैयार करनी है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर्स जो हैं इनको बच्चों गो थ्रू करें, ठीक है। फिर वो जो आपकी पोस्ट है,
लेक्चररशिप जिसका आप टेस्ट दे रहे हैं, उस पोस्ट के बारे में आपको उसकी इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए, उसका नो हाउ होना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू बी अ लेक्चरर, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ लेक्चरर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और ये इसके साथ साथ फिर आपको बच्चों सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको खुद प्रैक्टिस थोड़ी सी पहले करनी चाहिए टेस्टों से पहले। मॉक टेस्ट जो होते हैं, मॉक टेस्ट लें, उसके अलावा इंटरव्यूज़ करें, टॉक इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आईने के सामने खड़े होकर इंग्लिश रोज़ बोलें, इंग्लिश 5-10-15 मिनट इंग्लिश बोलें, इंग्लिश में बात करें। नेचुरली इंग्लिश का जो पेपर होगा, इंग्लिश का इंटरव्यू इंग्लिश में ही होगा, दूसरे सब्जेक्ट्स का हो सकता है उर्दू में भी हो, इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। फिर अपने किसी सीनियर को रिक्वेस्ट करें या अपने क्लास फेलोज़ को जो कि अच्छे लाइक स्टूडेंट्स हैं, उन्हें कि यार एक ग्रुप बना के, पैनल टाइप बना के मेरा इंटरव्यू लें। तो हर दूसरे तीसरे दिन जो है इंटरव्यू, जब तक फर्स्ट करें 2 हफ्ते इंटरव्यू तक, तो आप उसमें बीच में 2-3 इंटरव्यूज़ रख लें जिनमें दोस्त आपके सीरियसली आपका इंटरव्यू लें या कोई सीनियर टीचर आपका इंटरव्यू ले। तो उस इंटरव्यू से आपको ये होगा कि एक कॉन्फिडेंस, एक रिहर्सल सी आपकी होगी, एक प्रैक्टिस जो है वो आपकी होगी। ठीक। सो बच्चों, ये तो वो चीज़ें थी, वो चीज़ें जो आपने बिफोर इंटरव्यू आपकी तैयार होनी चाहिए। सब कुछ आपने तैयार करके जाना है, फिर आपने जाके इंटरव्यू के लिए बैठना है। अब आगे बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक है कि थिंग्स टू बी मैनेज्ड बिफोर इंटरव्यू, कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंटरव्यू से पहले आपने अपनी प्रिपेयर करके अपने पास रेडी रखनी है। ठीक है। अ नाइट बिफोर इट और ऑन दैट पर्टिकुलर डे, वॉट एवर इट इज़, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये एक चेक लिस्ट जिसको आप कहते हैं, एक चेक लिस्ट आप अपनी बना के रखें और उनमें ये चीज़ें जो मैं आपके सामने डिस्कस करने लगा हूँ उनको आप जो है वो देखें कि ये सारी चीज़ें मैंने मैनेज की हैं या नहीं की। इनमें सबसे पहली चीज़ है कि यू विल गेट एन इंटरव्यू कॉल थ्रू SMS, आपको कॉल आएगी। ठीक है। या आपको उनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी। ठीक है। या कॉल लेटर आएगा, वॉट एवर द केसेस, उसके ऊपर उसका वेन्यू, उसकी डेट, उसकी टाइमिंग, सब कुछ लिखा होगा। आपने उस चीज़ को ज़हन में रखना है और उसका प्रिंट आउट एक निकाल लेना है। यानी अगर आपको तो वो लेटर आ गया है तो ठीक है, अगर आपको SMS आई है या आपको वेबसाइट पे आया तो उसका एक प्रिंट आउट निकाल के वो आपने अपने पास रखना है। ठीक है। अपनी एक पर्सनल फाइल आपने प्रिपेयर करनी है, बड़ी खूबसूरत सी फाइल एक ले लें। ठीक है। हेल्दी सी फाइल लें, आम ये टूटी पतली सी फाइल नहीं लेनी, अच्छी फाइल लें, मोटी सी फाइल लें। उसके अंदर क्या करें, ऑल योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ अपनी उसके अंदर फाइल के अंदर रेडी रखें ताकि वो जो डिमांड करें आप उस वक्त उनको दिखा सकते हैं। एक्चुअली उनको आपने सेट भेजा हुआ है लेकिन आपके पास उस दिन आपके सारे चेक होने हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। सो उसके बाद आपने अपनी फाइल में मैट्रिक, इंटर, बैचलर्स, मास्टर्स यानी MSc जो भी है, और इवन इफ हायर डिग्री, वो डिग्री प्लस उसके साथ उसकी मार्कशीट्स, हर चीज़ जो भी आप समझते हैं कि इज़ गोइंग टू बी यूज्ड एज अ प्रूफ, वो आपने अपने साथ लेकर जाना। ठीक। उसके बाद आ गया कि अगर आपके पास अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में या सेमी गवर्नमेंट जॉब में का एक्सपीरियंस है आपका, इस वक्त आप नहीं है लेकिन आपको एक्सपीरियंस है, आपने कोई 1-2 साल काम किया हुआ है, कहीं भी किसी गवर्नमेंट जॉब में किया, फिर छोड़ दिया, या सेमी गवर्नमेंट जॉब में किया, इवन प्राइवेट सेक्टर में किया, लेकिन ऐसा प्राइवेट सेक्टर विच इज़ रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। उसमें मिसाल तौर पे कॉलेज साइड के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने फ़र्ज़ करो पंजाब कॉलेज में, लीडरशिप कॉलेज में, किसी और पंजाब सेक्टर के जो कॉलेजेस रिकग्नाइज्ड कॉलेजेस हैं उधर से अगर उसने को 2 साल पढ़ाया, 4 साल पढ़ाया, तो वो अपना एक एक्सपीरियंस लेटर वहाँ से बनाए और ओरिजिनल एक्सपीरियंस लेटर भी अपनी उस फाइल में लगाए। ठीक है। फिर कॉल लेटर, जैसे मैंने कहा, कॉल लेटर अगर आपको ओरिजिनल शक्ल में आ जाता है ठीक है, अगर तो प्रिंट आउट निकाला है फिर तो प्रिंट आउट है, तो कॉपी है, लेकिन अगर कॉल लेटर आपको ओरिजिनल शक्ल में आता है तो कॉल लेटर जो है वो उसमें ज़रूर लगाएं। ठीक। उसके बाद आ गया अपना ओरिजिनल ID कार्ड, एक फ़ोटोकॉपी वैसे पास रख लें लेकिन ओरिजिनल ID कार्ड, कलर्ड कॉपी नहीं, ओरिजिनल ID कार्ड जो है बच्चों वो अपना साथ ज़रूर आपने लेके जाना है, ओरिजिनल ID कार्ड। ठीक। उसके बाद आ गया ओरिजिनल डोमिसाइल, अपना डोमिसाइल जो है वो भी आपने लेके जाना है। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ओरिजिनल फ़ी चालान है आपका, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो भी आपने उस दिन साथ लेके जाना है। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। अगर तो आप उसी शहर में रहते हैं तो बच्चों फिर तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। उसकी तो मैं एक और टिप भी आपको बताऊंगा,
और वो टिप बड़ी काम आएगी, मेरे बड़े काम आई थी, आपके भी काम आ सकती है। उसके बाद परमिशन लेटर जो है, ठीक है, परमिशन लेटर अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, ठीक है, या सेमी गवर्नमेंट जॉब में है और अभी भी जॉब में सर्विंग हैं, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने एक परमिशन लेटर, जिसा मैं लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली में पढ़ा रहा था मरी में, जब मेरी फर्स्ट लेक्चरशिप के लिए पोस्ट आई थी, तो मैं अपने साथ एक NOC, जिसको कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या परमिशन लेटर, मैं वो बनवा के लेके आया था कि थ्रू प्रॉपर चैनल पता चले कि मैंने अप्लाई किया है। ठीक, उसके बाद ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें तो वो हैं जो बच्चों आपने अपनी फ़ाइल में लगा के रखनी है, फ़ाइल पूरी मेंटेन रखनी है, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उस दिन ख़ास तौर पे आपने गेट वेरी वेल ड्रेस्ड, सोबर ड्रेस पहने, ठीक है, पैंट शर्ट पहने, साफ़ सुथरी हो, अच्छी हो, बहुत ओवर कलरफुल ना हो, अजीब ना लगे, ऐसा ना लगे कि आप किसी इंटरव्यू देने नहीं, किसी आप शादी पे आए हैं, नहीं। 3 पीस सूट पहने, कोट पैंट पहने, टाई लगाएं, पैंट शर्ट पहन के टाई लगाएं, लेकिन वॉट एवर द ड्रेस इज़ इट शुड लुक सोबर। अगर बच्ची है, कोई बेटी है, तो वो अच्छे कलर का ड्रेस पहने, सोबर ड्रेस पहने, ठीक है, शलवार कमीज़ पहन के जाए, जीन्स वगैरह मत पहने, शलवार का अपने कौमी लिबास में जाए, ठीक है, और आगे इट डिपेंड्स ऑन योर ओन चॉइस, ठीक है, लेकिन वॉट एवर यू वेयर यू शुड लुक सोबर। मतलब इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आपने क्या पहनना है, जीन्स भी पहन सकते हैं, लेकिन यू शुड लुक सोबर। ठीक, उसके बाद सेंटर, यू हैव टू रीच द सेंटर 1 आवर। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने समझना है बच्चों, ये प्रिपरेशन के हिस्सा है, बड़े ध्यान से सुनना है। सब बच्चे जो किसी भी फील्ड के हैं, किसी भी सब्जेक्ट के हैं, उन बच्चों ने भी ये पॉइंट बड़े ध्यान से सुनना है। अगर तो आप उसी शहर में रहते हैं, मसलन आप लाहौर में और लाहौर में इंटरव्यू हो रहा है, तो आपको चाहिए कि कम से कम 3 डेज जब इंटरव्यू शुरू हो जाए, ज़रूरी तो नहीं कि आपका पहले दिन ही नाम आएगा, आपकी हो सकता है इंटरव्यू 7 दिन बाद हो, लेकिन आपको पता है इंटरव्यू का टाइम है फ़र्ज़ करें सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो और ये वो चीज़ है जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने क्या किया था, मैंने एक रजिस्टर लिया था और मैं चूँकि मैं दूसरे शहर से गया था, लेकिन मैं वहाँ रह पड़ा था, मेरी सिस्टर का घर था और मैं वहाँ उनके घर रहा फॉर 3-4 डेज़। तो मैं क्या करता था कि रोज़ सुबह जाता था, और ये काम आपने करना है कि वहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर बैठ जाएं, और ये हर सब्जेक्ट के लिए, और जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू दे के आता है ना, तो वो जैसे ही पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर से बाहर निकलता है, उस गेट से आपको पता चल जाता है कि ये कैंडिडेट है। कैंडिडेट की शक्ल ही पहचानी जाती, उसके हाथ में ब्रीफ केस टाइप होगा या फाइल होगी बेचारे की, उसको जाके पूछें। अगर तो आपका फ़र्ज़ करें इंग्लिश की बात हो रही, मैं इंग्लिश की बात करता हूँ कि अगर वो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, तो आप उसको पूछें कि हाँ भाई, बिठाएं सामने, उसको अपने पास बिठाएं, उसके लिए कोई जूस वूस लाएं, कोई चाय पिलाएं, उसको थोड़ा रिलैक्स हो एक तो वो, फिर उसको पूछें कि यार कैसा था इंटरव्यू, पैनल कैसा है, ये वो। अब ज़रूरी नहीं कि आपका भी वही पैनल हो, आपको एक आइडिया, देखो कई दफ़ा होता है एक ही पैनल होता है, लेकिन जब जहाँ इतने बल्क हो, वहाँ एक पैनल नहीं होता, वहाँ एक वक्त में 2-2 3-3 पैनल भी चल रहे होते हैं। तो सो यू कांट से कि जो एक एक्सपीरियंस एक बंदे का है वो आपका भी वही होगा, नहीं, स्टिल यू गेट एन आइडिया। मुझे ही बहुत फ़ायदा हुआ था बच्चों, बहुत फ़ायदा हुआ था कि मैं क्या करता था कि मैं जाके वो आता था, मैं उसको पास बिठा, मेरा एक दोस्त था मेरे साथ, वो हम बैठ के उसके साथ गपशप लगाते थे, थोड़ा उसको पहले कूल डाउन करते थे, फिर पूछते थे कि सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या चीज़ें पूछी गई हैं, किस तरह पूछते हैं, ये है वो है, मूड कैसा है उनका, वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये पैनल चेंज भी होते रहते हैं, ठीक है, और वो मैं चीज़ें नोट करता था। फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, नतीजा क्या होता था कि रोज़ मैं जितनी कलेक्शन कर लेता था क्वेश्चंस की, मैं घर आके ना तो एक रजिस्टर बनाया हुआ था जिसमें एक तरफ मैंने लिखा हुआ था जनरल क्वेश्चंस, एक तरफ मैंने लिखा हुआ था सब्जेक्ट क्वेश्चंस। तो मैंने अपने एक सब्जेक्ट क्वेश्चंस एक तरफ और जनरल क्वेश्चंस एक तरफ, एंड यू विल नॉट बिलीव इट बच्चों कि जब मैं इंटरव्यू देने गया तो मुझे ऐसे लगा, जो मेरा तैयारी थी वो ऐसे मुझे लग रहा था जैसे इंटरव्यू मैं उनको कह रहा हूँ कि ये मुझे पूछें। इतनी अच्छी मेरी प्रिपरेशन थी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टेक्निक। तो अगर तो आप लाहौर में रहते हैं, फिर तो इट्स अ ब्लेसिंग, यू कैन गो एवरी डे, गो देयर फॉर एटलीस्ट 3-4 डेज। 3 डेज तो ज़रूर जाए ना, 3 डेज, नॉट एग्जैक्टली 1 डे बिफोर द इंटरव्यू, उसमें एक दिन का जो लास्ट डे जो है गैप दे दें अपने रेस्ट के लिए, लेकिन उससे पहले 3 दिन लगातार जाएं, सुबह 9-10 बजे चले जाएं, क्योंकि इसी टाइम इंटरव्यू शुरू होते हैं, और उसके बाद फिर तकरीबन 2 बजे तक उधरें, 3-4 घंटे जो बच्चा कैंडिडेट आए
आपके सब्जेक्ट का, उसके साथ बैठें, गपशप लगाएं, पॉइंट्स नोट करें, आपको थोड़ा आइडिया वो दे देगा। कुछ नहीं देते, कुछ नहीं भी देते, हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन स्टिल यू गेट अ लॉट ऑफ आइडिया। आई फील इट्स अ वेरी गुड टेक्निक। इससे आपको आइडिया, और मैं घर जाके फिर क्या करता था, वहाँ रफ शॉर्टकट में नोट करता था, घर जाके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लेता था जिनके मुझे जवाब नहीं आते थे। फिर मैं वो, उस ज़माने में तो ना गूगल था ना कुछ था, तो उस ज़माने में फिर ये कि हम कंसल्ट करते थे किसी टीचर को या बुक को, तो मैं उसके आंसर्स भी बना कर। तो यकीन करें कि मुझे इंटरव्यू में बच्चों इसका बहुत फ़ायदा, मुझे ऐसे लगता था जैसे ये जो पूछ रहे थे सारा भी मुझे इन्होंने लिखवाया हुआ है पहले। सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन बच्चे ऐसे तो नहीं आती ना। तो ये इसमें देखो ना, वो वही बात आ गई, एक आर्ट भी है, ये आर्ट का हिस्सा है। सो दिस इज स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर लिविंग इन लाहौर। अगर आप दूसरे आउट स्टेशन से हैं, मतलब कोई किसी और शहर से जा रहा है, पिंडी से जा रहा है या सियालकोट से जा रहा है या किसी और जगह से, तो एंड ही हैज़ अ प्लेस टू स्टे, उसको भी ये टेक्निक करनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं होती तो देयर इज नो हार्म इन इट। सिर्फ ये होता है कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि इंटरव्यू, वैसे तो आप जिस दिन जाते हैं उसी दिन ही अगर आपकी बारी 5वें 6ठे नंबर पे है तो आपको आइडिया उसी दिन भी हो जाएगा कि क्या पूछा है। लेकिन ये कि जो 2-3 डेज से फ़र्क पड़ता है, और ये आपके करियर का सवाल है बच्चों, इसलिए मैं आपको ये टिप ज़रूर दूंगा। ये टिप है, फॉलो करें या ना करें, लेकिन ये टिप ज़हन में रखें कि अगर आप वहाँ चले जाएँ और वहाँ, क्योंकि जो गेट है उसको बिल्कुल सामने एक शॉप है, तो अब पता नहीं उस ज़माने में तो होती थी, उसके बिल्कुल सामने, गेट के सामने एक शॉप होती थी चाय की, कोल्ड ड्रिंक की। तो जैसे ही वो मेरा दोस्त मेरे साथ था, तो जैसे ही कोई कैंडिडेट बाहर आता था इंग्लिश वाला, तो हम उसको पकड़ते थे और उसको ले आते थे उस कमरे में, चाय पिलाते थे या कोल्ड ड्रिंक पिलाते थे और उसको साथ ही क्वेश्चन करते थे। और मेरा दोस्त क्वेश्चन पूछता जाता था, इंटरव्यू लेता था, मैं लिखता जाता था। तो इसका मैं कुछ बताते भी थे, कुछ गलत भी बताते थे, कुछ नहीं बताना चाहते थे, कहते थे नहीं यार मैं थका हूँ, तो हम किसी को फोर्स नहीं करते थे। स्टिल it was a worthwhile effort, and I would prefer that if you have that chance, if you are living in Lahore or if you are living in a place or you can stay in Lahore, then you should not miss this opportunity. This is a very good way of coming closer to your target. अपने डेस्टिनेशन के आप करीब आ जाते हो, आपको आइडिया हो जाता है अच्छा दिस इज। और ये ज़रूरी नहीं, मैंने क्या कहा आपको कि पैनल ज़रूरी नहीं, क्योंकि जब मैं गया था तब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थोड़े थे, तो पैनल एक ही था, वही चल रहा था, तो हमारे तो बहुत फ़ायदा हो गया था। लेकिन जो अगर पैनल डिफरेंट हो, उनकी अप्रोच डिफरेंट हो, फिर तो उसका ये फ़ायदा है कि आपको जो बाहर आ रहे होंगे वो डिफरेंट पैनल्स के लोग होंगे। आपको एक आइडिया, देखो इट्स जस्ट एन आइडिया, ये नहीं आप कह सकते कि दिस इज़ वेरी गुड वे ऑफ अचीविंग योर गोल, नहीं, स्टिल इट्स वन वे ऑफ डूइंग इट। सो ट्राई इट अगर मौका मिले तो, ठीक है। अगर आप उस दिन जा रहे हैं, उस दिन आपको यू शुड रीच द सेंटर एटलीस्ट 1 आवर बिफोर, ठीक है। अपनी अटेंडेंस, वहाँ बाहर बंदा बैठा होता है जहाँ आपका इंटरव्यू होना होता है, वेन्यू जो होती है वहाँ ऑफिस में बाहर वो बाकायदा उन्होंने टेबल लगाया होता है जहाँ आपकी अटेंडेंस होती है, मार्कशीट्स चेक होती हैं, हर चीज़ चेक होती है। हो सकता है पूरी फाइल ही आपकी वो रख लें, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बच्चे, एक लिस्ट होती है, पूरी लिस्ट में हर चीज़ चेक करते हैं कि ये चीज़ें पूरी हैं, वो आप चेक कराएं। अपना रोल नंबर स्लिप चेक कराएं, अपनी चलान जो था आपके पास रसीद वो चेक कराएं, सब कुछ अपना आईडी कार्ड चेक करवाना, हर चीज़ अपनी, वो आपकी एक किस्म की अटेंडेंस है जिससे उन्हें पता चलता है कि आज हमने 10 लोगों को बुलाया था, 10 में से आप एक आ गए हैं, 2 हो सकता है पहले आ गए हों, इस तरह जो आते जाते हैं। और कई दफ़ा इसकी वजह से वो थोड़ा आगे पीछे शफल भी कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं होता। आप एक ना फ़र्ज़ करें आपका नंबर वैसे 8वां लिखा हुआ था, लेकिन आप जल्दी आगे बैठ गए हुए हैं, पीछे कोई आई नहीं, अभी आ ही नहीं रहा, तो आपको पहले बुला लेंगे। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, जो उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया होता है। ये मेरे इंटरव्यू में मुझे एक और एडवांटेज ये हुआ कि मेरा इंटरव्यू था आधे स्टूडेंट्स, यानी 10 थे ना, तो 5 के बाद, तो 5 के बाद टी ब्रेक हो गई। टी ब्रेक का 15-20 मिनट की ब्रेक हुई और फिर दोबारा उन्होंने बुलाया। जब मुझे बुलाया तो दे वर फ्रेश अगेन, और वो एक फ्रेश माइंड से शुरू हुए, तो मेरे लिए बड़ा एक ब्लेसिंग बना। सो बच्चों, गुड लक भी बड़ी होती है, दुआएं बड़ी मैटर करती हैं, ठीक है। सो अटेंडेंस अपनी करवानी है, ठीक है। प्रे टू गॉड, अल्लाह से दुआ करके जाना है, बहुत दुआ उस दिन आपने करनी है, ठीक है। अच्छा लिबास पहन के जाएं, टाइम से पहले जाएं, ठीक है, और बड़ों की दुआएं जो हैं वो लेके जाएं, ठीक है। हैव अ वेरी लाइट ब्रेकफास्ट बड़ा हल्का सा करें, बहुत हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट होता है ना फिर नींद आती है और पैनिक में ज़्यादा आती है, इसलिए लाइट सा ब्रेकफास्ट करके जाएं, ठीक। उसके बाद नेवर पैनिक बिफोर द इंटरव्यू,
वहाँ जाके ये नहीं कि वो शक्लें देख रहे हैं लोगों की, घबरा रहे हैं, ये है वो, नो, बी रिलैक्स्ड। रिलैक्स होने का तरीका क्या है कि दुआएं पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर, दरूद पाक पढ़ें, दरूद इब्राहिमी पढ़ें, जो आपको आता है पढ़ना, कोई सूरतें जो आपको आती हैं बैठ के पढ़ते रहें, अल्लाह की तरफ अपना लो लगाएं, अल्लाह से दुआ करते रहें दिल दिल में कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हो, जो मैंने प्रिपेयर किया है उसमें से पूछा जाए, उल्टी सीधी बातें ना पूछी जाए। ठीक, उसके बाद ये सारा कुछ करने के लिए इवन इंटरव्यू के रूम में दाखिल होने से पहले भी आपने यही काम करते रहना है। वहाँ अक्सर स्टूडेंट बैठे होते हैं, डोंट इंडल्ज इनटू एनी प्रिपरेटरी, जो आपकी डिस्कशन है उसमें मत पड़े कि आपने क्या प्रिपरेशन की है। वो कहेगा तुमने ये तैयार किया है, हो तुमने ये क्यों नहीं तैयार किया, तुमने ये क्यों नहीं, मैंने तो ये तैयार किया है। वो आपस में बातें कर रहे होंगे और आप नर्वस हो रहे होंगे। नो, डोंट पैनिक, हैव फेथ इन योरसेल्फ। आपने टेस्ट क्लियर कर लिया है, तो टेस्ट क्लियर किया है तो इट मीन्स यू आर नॉट ऑर्डिनरी, बट यू आर नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज वेल। सो यू आर नॉट ऑर्डिनरी, बट यू हैव नाउ एन आउटसाइड चांस ऑफ पासिंग इट, सो गो अहेड। ठीक है, सो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। ठीक, उसके बाद आ गया फाइनल मोमेंट्स। ये अब बच्चों सबसे अहम चीज़ कि अब आप उस कमरे में दाखिल हो गए हैं जहां आपको कॉल आ गई, आवाज़ आई है कि हाँ जी मिस्टर फलाना फलाना, सन ऑफ फलाना फलाना जो है वो आ जाए। तो आपने जब इंटरव्यू देने के लिए, वंस यू हैव एंटर्ड वन फेज ऑफ योर डेस्टिनेशन एंड देन यू आर गोइंग टू कम आउट आइदर सक्सेसफुल और अ फेलियर। सो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी प्लस योर लक। ये सारी चीज़ें, माँ बाप की दुआएं लेके जाएं, मैंने पहले कहा बुज़ुर्गों की दुआएं लेके जाएं, दोस्तों की दुआएं लेके जाएं, अल्लाह ताला को याद करें, खूब दुआएं करें। उस दिन सुबह उठ के आप हाजिद के नफल पढ़ के जाएं। ये चीज़ें, ये मैंने टेस्ट में भी आपको बताया था, यही चीज़ें मैं यहाँ भी आपको, तो ये मेरा चूँकि लाइफ स्टाइल यही है, आई ऑलवेज टीच दीज थिंग्स टू माई स्टूडेंट्स। ठीक है, चले अब आ गया कि वंस द इंटरव्यू रूम, यू हैव एंटर्ड द रूम, आपका क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इसमें यह है कि एंटर द रूम विद अ स्माइल, मुस्कुराते हुए, घबराहट में नहीं होना, मुस्कुराते हुए कमरे में एंटर हों, सलाम करें, बड़े इत्मीनान के साथ सलाम करें, और वो जो चेयर वहाँ पड़ी हुई है उसके पास जाके खड़े हो जाएं। चेयर पे बैठना नहीं है अनलेस एंड अनटिल ये दे आस्क यू टू, वो कहेंगे, आपको खुद कहेंगे चेयरमैन साहब बैठो बेटा, तो आप फिर बैठ जाए एंड सिट विद कॉन्फिडेंस, बड़े एतमाद से बैठें। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ रिलैक्स, उस पास अपनी फाइल रख लें। अगर टेबल, उनके टेबल करीब की हुई है चेयर, उन्होंने खुद आपने खींच के टेबल के करीब नहीं करनी। अगर उन्होंने ज़रा दूर रखी हुई है तो इसका मतलब दे वांट यू टू सिट एट अ डिस्टेंस, तो फिर आप ज़रा फासले पर बैठें, तो फाइल अपने लैप में रख लें। अगर उन्होंने बिल्कुल टेबल के साथ जोड़ी हुई है तो आप बिल्कुल टेबल के ऊपर फाइल रख के बैठ जाएँ, साइड पर रख के बैठ जाएँ और उनको फेस करें। कई दफ़े बहुत बड़े बड़े टेबल्स होते हैं तो वो फिर भी डिस्टेंस काफ़ी जो है वो होता है। इट वेरीज फ्रॉम रूम टू रूम, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, सेकंड थिंग इज इफ दे आस्क यू अबाउट योर इंट्रोडक्शन, जो लाजमी पूछा जाता है, लाजमी यानी ये जो मेंबर हैं पीपीएससी के हैं, उनका काम ही ये है कि उन्होंने आपसे आपका तारुफ पूछना है, तो बड़े एतमाद के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपना नाम बताएं, अपना फादर नेम बताएं, अपनी फैमिली के बारे में बताएं, फिर अपनी एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन के बारे में बताएं, फिर अपनी जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है आपकी, मतलब साइंस के स्टूडेंट थे, आर्ट्स के थे, क्या थे, ये इसके बारे में बताएं। ठीक है, और बड़े आराम से रिलैक्स होकर बताते रहिए। ये मत समझे कि मैं बस 2-3 जुमलों में ख़त्म कर लूँ, नहीं, आप रिलैक्स होकर बताएं, अपने इलाके के बारे में बताएं कि मैं यहाँ रहता हूँ। ये अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, आप कोई स्पोर्ट्समैन हैं, कुछ हैं, उसके बारे में बताएं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप उनके साथ करते जाएं। जितनी जितनी बातें आप जब करते जाओगे बच्चों, आपका एतमाद बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपको उनकी एक वो उनके जब वो नॉडिंग करना शुरू करेंगे ना कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो जब वो सर हिलाना शुरू कर रहे हैं तो इसका मतलब वो आपकी बात सुन रहे हैं, उनको आपका बोलना अच्छा लग रहा है, तो ये आपके एतमाद में इज़ाफ़ा। और ये इंट्रोडक्शन होता ही इसलिए है कि माहौल को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। मुझे तो बल्कि याद है कि चूँकि आफ्टर टी आई एंटर्ड द रूम, तो वहाँ चाय पड़ी हुई थी, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र भी की कि चाय पीना चाहेंगे। मैंने कहा नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये देखो ना, ये एक रिलैक्स करने का तरीका है। वो आपके कोई दुश्मन नहीं है, ये ज़हन में रखें, वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपके
फ़ायदे के लिए आए, उन्होंने आप में से सिलेक्ट करना है किसी को। हाँ, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट, जो अक्सर स्टूडेंट्स को ये गलत फहमी शायद होती है कि उनको आपके बारे में सब कुछ पता होता है, उनको कुछ भी पता नहीं होता। सिर्फ आपका जो करियर, आप वो जो चेयरमैन है उसके सामने होता है, आपकी मार्कशीट्स होती हैं, वो लाजमी होती हैं, क्योंकि जो आपका तारुफ होता है ना, उसमें से कुछ क्वेश्चंस वो पूछते हैं। कई दफ़ा पूछेगा आपने साइंस क्यों रखी, साइंस, मसलन मिसाल के तौर, मैं अपनी मिसाल फिर आपको दे देता हूँ। मैंने बीएससी की थी, चूँकि बीएससी के बाद मैंने इंग्लिश किया, गोल्ड मेडल लिया। मुझे उसने ये सवाल पूछा, उसने कहा कि आपने 14 साल तक साइंस पढ़ी है, तो आपने व्हाई डिड यू शिफ्ट टू आर्ट्स देन आई हैड टू टेल हिम द रीज़न, और रीज़न बड़ा सॉलिड होना चाहिए। सो ये बात में से बात निकलती है। सो इसलिए उनके पास वो मार्कशीट्स होती हैं, वो देखते हैं आपकी डिग्रीज, फिर उससे उनको पता चलता है किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, किस इलाके का है, ठीक है। फिर तो वो जो चेयरमैन है, ये सारी बातें आपकी चेयरमैन के साथ होती हैं। लेकिन जब आप चेयरमैन से मुखातिब होते हैं, तो आप चेयरमैन से बात करते करते आप दाएँ भी बाएँ भी, तो उनसे भी मुखातिब हों, उनसे भी मतलब भाई इस तरह नहीं शो करें कि मैं सिर्फ आपसे एक बंदा पूछ रहा है, मैं इसी को बता रहा हूँ, नहीं, बाकी भी इंसान ही बैठे हुए हैं, तो उनसे भी आप मुखातिब हो, बिल्कुल एक फ्रेंडली माहौल। और इसका आपको बड़ा फ़ायदा होगा इन द कमिंग क्वेश्चंस, इस चीज़ का आपको बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, ठीक है। सो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। स्पोर्ट्स के मैंने देखो ना, मैंने उनको बताया था कि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, उन्होंने यहाँ तक पूछ लिया कि बॉल का वजन कितना होता है, बैट की लंबाई कितनी होती है। अब देखो ना, ये बात में से बात निकलती है। आप फर्ज करें अपने इलाके के बारे में, मुझे ये पूछा गया कि आप सियालकोट को बिलोंग करते हैं, वाई सियालकोट फेमस, देन आई टू टेल कि सियालकोट जो है वो जियोग्राफिकली क्यों फेमस है, सियालकोट जो है वो इंडस्ट्रियल वाइज जो है वो क्यों फेमस है, आई टू टेल। सो देखो ना, बात में से बात निकली ना। तो वो जो 5-7 मिनट पहले जो होते हैं ना, वो सिर्फ गपशप के होते हैं, एक इंट्रोडक्शन होती है, ज़रूर दें अपना इंट्रोडक्शन, कॉन्फिडेंस के साथ दें। आपकी फ़र्ज़ करें एजुकेटेड फैमिली है, तो टेल देम कि माई फैमिली इज़ एजुकेटेड, मेरे फादर ये हैं, मेरी मदर ये हैं। इन चीज़ों का बहुत ज़बरदस्त इंप्रेशन जो है बच्चों इंटरव्यू लेने वाले, क्योंकि वो उतनी देर में जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो असल में जो वो चेयरमैन होता है पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो चेयरमैन कह लो, या वो उस मेंबर जो है उसको हम चेयरमैन ही कहते हैं, उस वक्त जो कमेटी है उसका वो चेयरमैन होता है, ये पैनल का, वो बेसिकली माहौल बना रहा होता है दोनों सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए। वो एक उनके राइट बैठा होता है, एक उनके लेफ्ट बैठा होता है, या दोनों राइट पे बैठे होते हैं या दोनों लेफ्ट पे, जहाँ उनकी मर्जी हो, उनके लिए माहौल बना रहा होता है कि मैंने बात शुरू करा दी है, बच्चे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में ले आए हूँ, अब आप आगे बात को चलाएं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज के बड़े एतमाद के साथ, घबराना बिल्कुल नहीं है, रिलैक्स होके करना है। और आगे, व्हेन यू नो द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन गिव विद फुल कॉन्फिडेंस। जवाब आता है बड़े एतमाद से, चीख के नहीं देना अपने अपने रूम के एनवायरनमेंट में, लेकिन एतमाद से, एक मुस्कुराहट के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ कि सर ये इसका आंसर है। और अगर उसकी एग्जाम्पल भी आपसे दे दें तो सोने पे सुहागा होगा। फ़र्ज़ करें उन्होंने आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज़ अ मेटाफर, तो आप उसको मेटाफर के बारे में बता रहे हैं, तो आप साथ ही उसकी कोई एग्जाम्पल बता दें, तो वो तो सोने पे सुहागा हो गया आपका। तो मीन्स के इफ़ दे आस्क यू एनी क्वेश्चन एंड इफ़ यू नो द आंसर, गिव इट विद फुल कॉन्फिडेंस, ठीक। उसके बाद डोंट हेजिटेट इन टेलिंग देम द फील्ड ऑफ योर इंटरेस्ट, क्योंकि फील्ड बताना बहुत ज़रूरी। बातों बातों में आप जब जब अपना तारुफ करा रहे होते हैं, चालाकी ये भी होती है थोड़ी सी, जब आप तारुफ अपना करवा रहे होते हैं, उधर बातें कर रहे होते हैं, उसी में आप कह देते हैं कि मैं सर फारग टाइम जब होता है तो मैं बैठ के नॉवेल्स पढ़ता हूँ, मुझे नावल पढ़ने का बड़ा शौक है, नावल मेरी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। ये आपने एक किस्म का उनको बता दिया कि मैं मेरे से सवाल नावल के पूछने हैं आपने ज़्यादा। तो उन्होंने अभी पूछा भी नहीं आपसे, लेकिन आपने अपने तारुफ में बता दिया। उन्होंने, अब तारुफ के ऊपर पाबंदी तो कोई नहीं है ना। तो ये थोड़ी सी, ये वो मैं आपको जो कहा था ना आर्ट, ये घर से प्रैक्टिस करके जाएं कि मैंने इस बात में से अपनी बात अगले तक पहुंचा देनी। और सर मुझे जेन ऑस्टन तो इतनी पसंद है कि मैंने उसका कोई नावल नहीं छोड़ा, ठीक है। अब ये एक और बात आपने कर दी, अब उनको मजबूर कर दिया कि मुझे जेन ऑस्टन से सवाल पूछें, मुझे उससे पूछें। वो ना पूछें, वो आपकी बैड लक, लेकिन 90% चांसेस होता है कि फिर वो पूछते हैं। सो टेल देम योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इफ़ यू डोंट नो द आंसर, अगर आपको जवाब नहीं आता, हर सवाल का जवाब हर इंसान को नहीं आता, अगर आपको जवाब नहीं आता बिल्कुल मत घबराएं, रिलैक्स हो। ये नहीं आए शायद हमारे सर वो मेरा ख्याल है कि वो ये नहीं सर, वो मुझे लगता है मैंने कहीं पढ़ा था कि वो ऐसे। डोंट डू दिस इज रबिश, दिस इज बुलशिट, डोंट डू इट। नहीं आता ना, क़यामत नहीं आ जाती। एक सवाल का जवाब भी नहीं आता ना, कहते सर सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सर सॉरी आई डोंट नो द आंसर, यस सर सॉरी
आई हैड रेड इट समवेयर बट आई फॉरगॉटन इट। यानी बड़ा एक अपॉलोजेटिक अंदाज में सॉरी करें। एक बिहेवियर आपका नजर आना चाहिए। देखिए वो वहाँ जो साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है वो इसी काम के लिए बैठा होता है, वो आपकी ये चीज़ें बैठ के चेक कर रहा होता है, ठीक है। फिर जब आप बात कर रहे हैं, एक और बड़ा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप बात कर रहे होते हैं बच्चों, तो आपके ये जो हाथ है, जैसे मैं बात कर रहा होता हूँ, लेक्चर दे रहा होता हूँ, तो मेरे जेस्चर्स होते हैं, मैं कभी हाथ इस तरह करता हूँ, कभी इस तरह, ये हाथों के जेस्चर्स, स्ट्रेस देना, ये बहुत मैटर करता है। योर प्रोनाउंसिएशन मैटर्स अ लॉट, क्योंकि इंग्लिश में आपका इंटरव्यू होना है, यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश। तो आपने अपने जो स्ट्रेस है को सही अल्फाज आपके मुंह से निकल रहे हैं, फ्लुएंसी के साथ निकल रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं बच्चों जो आपने पहले प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने कहा था, आईने के सामने खड़े होकर रोज़ 5 मिनट बात करें अपने आप से, डेली करें, दोस्तों के साथ बैठ के इंटरव्यू करें, इंटरव्यू उनको क्या करें और आप क्वेश्चन के आंसर देना, उसको ईजी, मतलब उसको मजाक नहीं लेना, सीरियस लें, ठीक है। सो योर हैंड जेस्चर्स एंड योर बॉडी लैंग्वेज, इट डज मैटर अ लॉट, ठीक। उसके बाद ना ओवर रिएक्ट करना है, ना ओवर एक्ट करना है। कई लड़कों को भी और लड़कियों को भी आदत होती है, मैंने इंटरव्यू में देखा था कि लड़कियों को भी आदत होती है, लड़कों को भी आदत होती है ओवर रिएक्ट करना, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। ज़हन में रखें कि जो आपके सामने लोग बैठे हुए ना, उन्होंने आपको पढ़ाया, आपने उनको नहीं पढ़ाया, उनके पास आपका उनका तजर्बा है एक आपका, ठीक। उसके बाद जैसे मैंने पहले कहा कि नॉट आंसरिंग एनी क्वेश्चन डजंट मीन के दैट यू डू नॉट नो एनीथिंग। कोई भी इंसान हरफ आहर नहीं है और हर एक को हर चीज़ का जवाब नहीं आता, इस बात का उन्हें भी पता है, ठीक। डोंट आर्ग्यू ऑन एनीथिंग रॉन्ग। अगर आपको गलत चीज़ है उसके ऊपर बहस मत करो, फॉरन एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है जी। इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट यू कैन से यस सर, इट मे बी लाइक दैट, आई माइट बी मिस्टेकन, यानी इस तरह, ठीक है। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ध्यान से, जब आप कॉन्फिडेंट हैं, बड़े एतमाद के साथ जवाब दें, ठीक है। क्यों? वहाँ हो सकता है वो आपको कहें कि आप गलत हैं, लेकिन आपको पता है कि आप ठीक हैं, तो आप अपने एतमाद पे रुके रहें। ये लेक्चरशिप की तो मैं बात नहीं कर रहा, जब मैंने एपी का इंटरव्यू दिया था तब ये चीज़ मुझे वो समरी और प्रेसी के क्वेश्चंस में कंफ्यूज कर दिया था। मैडम जो थी वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो थी, वो एक कॉलेज की, नाम नहीं लेता, वो प्रिंसिपल थी, लेकिन वो इंग्लिश सब्जेक्ट की थी, तो उन्होंने मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश की कि ये चीज़ ऐसे नहीं होती, ऐसे होती है। तो मैंने कहा नहीं मैम ये ऐसे होती है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे 30 साल हो गए पढ़ाते हुए, आपको भी तो 7-8 साल हुए पढ़ाते हुए, आपको कैसे? कि मैंने कहा नहीं मैम आई थिंक इट्स लाइक दैट। तो मैं उसके साथ बहस कर रहा था, एंड देन शी गॉट अ बिट एग्रेसिव। अब ये जो एग्रेसिवनेस थी वो सारी फेक थी, वो सिर्फ एक ड्रामा था मुझे कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन तब तो मैं टिकी, मैं आप पहला इंटरव्यू दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, नर्वसनेस होती है, बच्चे हैं हम। उस वक्त 8-9 साल मैंने पढ़ा लिया हुआ था, मैं मैच्योर टीचर बन चुका था, मैंने हज़ारों बच्चों को पढ़ा दिया हुआ था, तब बात और थी। तो उसने मुझे क्वेश्चन किया, कहती है वेल मिस्टर नसीर यू शुड हैव बीन अ लॉयर नॉट ए टीचर। तो मैंने आगे से फ़ौरन कहा कि मैम बेग यू पार्डन, टीचर्स मेक लॉयर्स, लॉयर्स नेवर मेक टीचर्स, एंड आई एम प्राउड दैट आई एम ए टीचर। तो ये एज ए टीचर तो मुझे बड़ा अच्छा, मेरा जवाब शायद उसको अच्छा भी लगा हो, और इसलिए मैं फर्स्ट भी आ गया था पूरे पंजाब में। लेकिन एज ए स्टूडेंट शायद ये रूडनेस में आ जाए, ना भी आए। सो वो कभी कभी बच्चों करते क्या हैं, आपका जवाब ठीक होता है, लेकिन वो आपको ना सोचेंगे अच्छा मेरा ख्याल है ये ऐसा नहीं होता। तो आप को देखते हैं कि ये कितना कॉन्फिडेंट, आप कहेंगे हाँ सर हो सकता है, तो ये गए आपके नहीं सर ये ऐसे ही होता है, आई हैव रेड इट एंड आई हैव सीन इट नॉट, इट इज़ लाइक दैट। कोई ग्रामर का रूल है, फ़र्ज़ करें वो आपसे पूछ रहे हैं, कोई कॉमन एरर पूछ रहे हैं, कोई पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप उसका कॉन्फिडेंस से जवाब दें। नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस है। असल वो क्या कर रहे होते हैं, वो आपको चेक कर रहे होते हैं। चेक क्या कर रहे होते हैं? वो चेक ये कर रहे होते हैं कि इसको कितना एतमाद है अपने आप पे, यानी एतमाद है भी कि नहीं। तो बच्चों ये एतमाद आपने अपना गिरने नहीं देना। आपने अगर आपको जवाब आता है, बी वेरी कॉन्फिडेंट, बिल्कुल झिझक नहीं शो करनी, बदतमीज़ नहीं होना, लेकिन कॉन्फिडेंट। देखो कॉन्फिडेंस में और बदतमीज़ी में बहुत फ़र्क है। कॉन्फिडेंस का मतलब है मैं बड़े रिलैक्स हूँ, क्या बता रहे हैं आप, बल्कि वो कहें तो आप हंस के कह देंगे नहीं सर वो ऐसे नहीं, ऐसे ही होते सर, ठीक है। ये अब मैं इसकी एक और मिसाल आपको देता हूँ। मुझे इंटरव्यू लेने वाला, अब वो इंटरव्यू जो ले रहा था सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं, वो एक और शख्स था। ये फर्स्ट इंटरव्यू जो मेरा 90 में हुआ था, जब मैं लेक्चरर सेलेक्ट हुआ था, तो उसने कहा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, वो था ये जो
जो होता है डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव, तो कहता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्माइल एंड मेटाफर। तो आपको पता है देयर इज नो वर्ड स्माइल, इट इज सिमिली एंड मेटाफर। तो मैंने एकदम आगे से कहा, मैंने कहा सर आई बेग यू पार्डन, इट्स सिमिली एंड मेटाफर। कहता हो यस 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 सिमिली एंड मेटाफर। तो मैंने दोनों का डिफरेंस बताया, आई गिव द एग्जांपल्स एज वेल। सो क्या पता उसने जानबूझ के गलत पूछा हो, जानबूझ के गलत प्रोनाउंस किया हो कि इसको भी आता है कि नहीं आता। सो ये बच्चों, ये उनके भी टैक्टिक्स होते हैं, वो देखते हैं कि बच्चों को हर चीज़ आती है या नहीं आती। सो कॉन्फिडेंस लेवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे। इफ यू नो द आंसर, बी वेरी कॉन्फिडेंट। इफ यू डोंट नो द आंसर, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, डोंट ट्राई टू बी ओवर कॉन्फिडेंट। से सॉरी सर नहीं मुझे आता, ठीक है। डोंट आर्ग्यू विद देम, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक। उसके बाद अगली चीज़ है बच्चों के, अगर फर्ज करें क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है एंड इट नीड्स टू बी आंसर्ड इन अ वेरी शॉर्ट पॉइंट, जस्ट इन वन फ्रेज और अ क्लॉज, डोंट गो इन टू डिटेल। ये नहीं कि उन्होंने एक बात पूछी है तो आप उसकी तफसील में चले जाते हैं, डोंट गो, डोंट डू इट। ये इसका बैड इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि वो कहेंगे हमने ये पूछे नहीं आपसे, तो जो जितनी बात पूछी है उतना ही बताएं। और नतीजा क्या होगा, अगर एक दफ़ा वो आपको डांट देंगे ना या आपको के साथ बहस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल शटर हो जाएगा और उसके आगे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको नुकसान होगा। लेकिन इफ़ दे आस्क यू टू एक्सप्लेन समथिंग इन डिटेल, फिर आप बिल्कुल जो है वो डिटेल दें, डोंट कीप टॉकिंग, बातें करते रहें। आपको जब आपको उन्होंने डिटेल पूछ ली है तो आप उसकी पूरी तफसील बताएं। ये मुझे याद है वर्ड्सवर्थ की थ्योरी उन्होंने पूछी थी, तो मैं सारी थ्योरी उसकी एक्सप्लेन करता रहा था। वो ये कहता है, इसका ये पॉइंट है, मीटर के बारे में उसका ये आइडिया है फलान। सो जस्ट कीप। इसी तरह जो दूसरे सब्जेक्ट्स वाले हैं वो अपने सब्जेक्ट के बारे में, अगर वो कोई ऐसी थ्योरी आपसे पूछ रहे हैं, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं, कोई लॉ पूछ रहे हैं मैथमेटिक्स का या फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो आप अपने उसके मुताबिक उसको आप देख सकते हैं। ये इट ऑल डिपेंड्स कि क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन डिमांड्स शॉर्ट आंसर, गिव अ शॉर्ट आंसर। इफ द क्वेश्चन डिमांड्स अ लॉन्ग आंसर, गिव अ लॉन्ग आंसर। इट्स वेरी सिंपल, ठीक। सो ऑलवेज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कि जो सवाल पूछा गया, सवाल हिस्ट्री का है तो आंसर हिस्ट्री का दें, सवाल राइटर का है तो राइटर का दें, सवाल मेथडोलॉजी का है तो मेथडोलॉजी का दें। ये नहीं कि बात मेथडोलॉजी की वो कर रहे हैं, आप जाके वहाँ लिटरेचर शेक्सपियर की बातें करनी शुरू कर दी। उन्होंने टीचिंग मेथडोलॉजी के बारे में पूछा है, लैंग्वेज का है, लैंग्वेज का जवाब दें। मीन्स डोंट ट्राई टू डू समथिंग विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जो पूछी जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट, टेक्निकली बिल्कुल साउंड हो, आप अगले को पता हो कि जो पूछा जा रहा है वही। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि बात में से बात निकलती जाती है और आप जवाब देते जाते हैं, इसी तरह आप ये जवाब दे दें। हाँ, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिसमें मैंने कहा कि सवाल अगर लेंथी हो तो आप उसकी डिटेल दें। उसका फ़ायदा ये होता है कि उनको आइडिया हो जाता है कि इसको इन डेप्थ आता है, इस बच्चे का नॉलेज जो है वो इस चीज़ के बारे में काफ़ी डीप है, स्पेशली अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद बच्चों एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपने एक प्रेजेंटेशन जो है वो अपनी ज़रूर तैयार करनी है। ये कुछ पैनल्स में ऐसा होता है, कुछ में नहीं होता, ठीक है। कि वो आपको ख़ास तौर पे जब हम SST का इंटरव्यूज़ लेते थे तब तो ये बड़ा ज़रूरी था, लेकिन हो सकता है लेक्चरशिप के लिए ना हो भी सकता है। एक उन्होंने साइड पे बोर्ड लगाया होता है, वाइट बोर्ड होता है, और वो आपको किसी प्रेजेंटेशन के लिए कैसे वो आपको ये पूछ सकते हैं टीचिंग मेथडोलॉजी में। और ये क्वेश्चन वो करेगा वो जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है, डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपसे पूछ सकता है कि अच्छा टीचर्स की बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, टीचर को किस तरह खड़े होना चाहिए, बोर्ड का इस्तेमाल, ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल। इसके लिए बच्चों, चूँकि ये वो चीज़ है जिसका ना फिज़िक्स ना केमिस्ट्री ना बायोस का ताल्लुक है टीचिंग मेथडोलॉजी से, तो बच्चों इसके लिए टीचिंग मेथडोलॉजी में ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल, ओवरहेड प्रोजेक्टर का इस्तेमाल, बोर्ड का इस्तेमाल, ख़ास तौर पे बोर्ड। कई स्टूडेंट्स हमारे को तो ये नहीं पता, बोर्ड जब बात कर रहे होते हैं बोर्ड की तरफ मुंह नहीं करना, मुंह इधर करना है, या कितनी बात लिखनी है और फिर बाद में एक्सप्लेन करनी है। ये टेक्निक्स आपने पहले गूगल से या जो उसकी वीडियोस काफ़ी बनी हुई इन चीज़ों की पढ़ के जाएं, इनसे आपको काफ़ी आइडिया होगा। बच्चों यही वो टिप्स हैं, वही सारी चीज़ें हैं। एक्सप्लेनेशन, कोई किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन वो मांगते हैं ज़रूर दें, नहीं मांगते ना दें, ठीक है। अपने आप इस तरह लेके चलें उनको कि जिस तरह वो आपसे बात से बात निकाल रहे हैं और वो उनको आप पे यकीन आ रहा है
एतमाद आ रहा है, ठीक है। और जैसे मैंने पहले कहा, कभी कभी वो आपकी टांग खींचेंगे, कभी कभी वो आपको कंफ्यूज करेंगे वो। हाँ, एक पॉइंट और कि इंट्रोडक्शन जो आपका होता है उसमें कभी कभी आपका एरिया का, जैसे मैंने कहा, जिक्र आ जाता है, तो एरिया के बारे में अपनी नॉलेज जो है अप टू डेट रखें। आप जिस इलाके में रहते हो उसको जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो इंडस्ट्रियल जोन है तो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, हर लिहाज से उसके बारे में। और इवन इफ़ दे आर ग्रेट राइटर्स बॉर्न इन, मतलब देखो ना, आई बिलोंग टू सियालकोट, और सियालकोट के इस लिहाज से जियोग्राफिकली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसको पॉलिटिकली देखें वेरी इंपॉर्टेंट, अगर उसको हम देखें लिटरेरी वाइज तो फिर इलामा इकबाल और फैज़ अहमद फैज़ जैसे लोग इस धरती पे पैदा हुए। फिर उसके अलावा जिस मैं कॉलेज में पढ़ा और जिस कॉलेज में मैं पढ़ा रहा हूँ, एक तारीखी कॉलेज था, गवर्नमेंट मरे कॉलेज सियालकोट। सो इट मीन्स कि ये सारी चीज़ें मैटर करती थी वहाँ, इंटरव्यू में बहुत मैटर करती हैं, और इनका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये शहर जो है वो जंग के लिहाज से क्यों इम्पोर्टेंट है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब होने से इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें भी आपकी तैयार होनी चाहिए। सो बच्चों, मुझे उम्मीद है मेरा ख्याल है काफ़ी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। नेचुरली फिर वही बात, ना मैं अकले कुल हूँ, ना मेरे पास इतना कि मैं कहूँ जी मैं हर चीज़ आपको बता सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक बात जो मैं जिस पे मैं वाइंड अप करूँगा वो ये है कि आपने ज़हन में ये रखना है कि मैंने टेस्ट क्लियर कर लिया है और उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत डिटेल से मैंने पढ़ा है। अब मैंने वो डिटेल बढ़ानी नहीं है, कम करनी है। अब उसको मैंने एक स्ट्रीमलाइन करना है, टेक्निकली करना है, रजिस्टर लें, उसके ऊपर बनाएं, पॉइंट्स बनाएं। एक एज, एक राइटर बेहतरीन प्रिपेयर करें, लिटरेरी टर्म्स प्रिपेयर करें, लिटरेरी मूवमेंट्स, लिटरेरी थियरीज ये करें ये। और इंटरव्यू देते वक्त बच्चों जो मैंने टिप्स बताई हैं, ये फाइनल टिप्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं वो उसमें। और प्रेजेंटेशन में जो मैंने कहा, प्रेजेंटेशन ज़रूर इख्तियार करें, और अगर मौका मिल जाए, चांसेस बहुत कम होते हैं लेकिन अगर फ़र्ज़ करें वो कह सकते हैं, तो फिर बड़े एतमाद के साथ वहाँ आपने जब प्रेजेंटेशन देनी होती है तो वहाँ ये शो करना होता है कि जो सामने बैठे हुए हैं ये स्टूडेंट्स हैं, आप टीचर हैं, तो आप उनके आई कांटेक्ट के साथ जो है, आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी लैंग्वेज आपकी इंपॉर्टेंट है, हैंड जो आपका जेस्चर्स है इंपॉर्टेंट है, आई कांटेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस शो करती हैं। कॉन्फिडेंस वेरी गुड, ओवर कॉन्फिडेंट वेरी बैड। सो एक्सेस कोई भी चीज़ की हो वो बैड है। सो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ओवर रिएक्ट नहीं करना, ओवर एक्ट नहीं करना, कॉन्फिडेंट जरूर रहना है। और स्माइलिंग फेस थ्रू आउट द इंटरव्यू, कहीं भी आप कंफ्यूज ना, यू डोंट नो द आंसर, कोशिश करो, नहीं आता तो इसको स्किप करवाएं जितनी जल्दी हो, ताकि आपके ऊपर प्रेशर कम हो, आपके सर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये बच्चों, ये बातें इनको आपने बार बार इस वीडियो को देखनी है, ठीक है। ये मेरी लास्ट वीडियो है, ये पार्ट डी होगा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के सिलसिले में। ये मेरी आखिरी वीडियो है, ये चूँकि आपका फाइनल डेस्टिनेशन है। अल्लाह ताला उन तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने टेस्ट क्लियर कर लिया है, ठीक है, और वो अब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह ताला इस वीडियो के बदौलत, इस वीडियो से भी उनको कुछ फ़ायदा हासिल ज़रूर हो, उन बच्चों को कोई ना कोई टिप्स उनको ज़रूर मिलें, ठीक है, ताकि वो बच्चे जब कामयाब हों तो चलो इतना ही कह दें कि सर नसीर की वीडियो देखी थी, इससे काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ है। यही सदका जारी होता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।